गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे भाई सभी? क्या हाल चाल सभी के? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ भाई, चेक करो एक बार, ऑडियो वीडियो स्क्रीन सब कुछ क्लियर तो आ रहा है भाई? ऑडियो वीडियो स्क्रीन ऑल गुड? हाँ बेटा, वहीं आ रहे हैं बेटा आयुष, मुझे याद है बिल्कुल, होमवर्क दिया था कल एक क्वेश्चन। ऑल डन, ऑल वेरी गुड टू ठीक है भाई। हाँ बच्चों, तो कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था, खत्म कर दिया था भाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमने ग्राफ स्टार्ट कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए कल दिया गया था, तो होमवर्क में भाई देखो किसी ने सॉल्व किया। आंसर टाइप नहीं करना है यहाँ में, जिसका हो गया हो डन बता देना भाई आंसर। बेटा विकास जीरो। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जीरो आंसर कॉस का कब आता है, जब एंगल 90 होता है, हमने पढ़ा भी था भाई। ठीक है, तो 22.5 पे तो नहीं आएगा। डन हो गया भाई, चेक कर लें एक बार। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका। मैंने आपको बताया था कि जो गिवन एंगल होगा ना 22.5, ये किसी नॉन एंगल का या तो डबल होगा या हाफ होगा। हाँ भाई, नॉन एंगल का डबल है। हाँ भाई, किस नॉन एंगल का डबल या हाफ है? वेरी गुड भाई लोकेश। हाँ भाई, किसका हाफ है? 45 का हाफ है। तो देखो आपके पास कल एक फॉर्मूला था बच्चों, कॉस टू थीटा वाला। कल आप एक फॉर्मूला काम में लिया था आपने, कॉस टू थीटा डबल एंगल का। इसको लिखा था 2 cos² थीटा-1। याद है भाई? अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा है और राइट हैंड साइड में थीटा है, तो एक जगह डबल आएगा, एक जगह हाफ आएगा। अभी तक बच्चों पता है क्या था? हम 2 थीटा फाइंड कर रहे थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन किए ना हमने, 106 वाला, 74 वाला। हमें 2 थीटा पता था, 2 थीटा फाइंड करना था, थीटा हमें पता होता था। इस बार उल्टा चलना है। इस बार आपके पास देखो 2 थीटा की जगह अगर मैं लिखूंगा 45। हाँ, अगर 2 थीटा को 45 लेंगे तो बताओ यहाँ आएगा 2 cos²। हाँ भाई, थीटा की जगह 45/2 मतलब 22.5 माइनस कितना आ जाएगा? 1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपके पास आएगा 2 cos² 22.5 -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा आपके पास। आपने भाई यहां इसे काम में लिया, cos 45 डिग्री इक्वल टू 2 cos² 22.5 डिग्री -1 आ रहा है। ठीक है, -1 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 + 1/√2 आ जाएगा। इक्वल टू बचेगा 2 cos² 22.5। अब इस 2 को आप अपॉन में ले गए पहले, तो देखो एलसीएम यहाँ आता √2, ऊपर जाएगा √2 + 1/√2 इंटू 2, ये हो गया। और स्क्वायर है तो वैल्यू फाइंड करने आपने रूट ले लिया, तो वैल्यू आएगी √2 + 1/2 √2⁻²। हाँ भाई, इसका आ रहा है आंसर, कितनों का आ गया आंसर? ये सेम आंसर भाई आया है। वेरी गुड भाई। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इजी है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपको वही पूछे जाएंगे बच्चों, या जो आपने मॉड्यूल की रेस की, क्वेश्चंस वही होंगे जो सॉल्व किए जा सकते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे भाई कुछ भी उठा के दे दिया और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं। क्वेश्चंस वही होंगे जो आपको दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं करना है, cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है, उससे करना है बच्चों। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इससे आप इजीली उसको कर सकते हो। वो जो 10 22.5 का आप पूछ रहे थे, उसके लिए आप वो लगाओ 10 2 थीटा वाला फॉर्मूला, वो 10 45 का डबल होता है, उससे आप कर लो। ठीक है, या आप पहले cos 22.5 निकाल लो, फिर sin 22.5 निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो, 10 22.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर थी बात? तो ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं इसके बाद बच्चों भी एक वीडियो, बच्चों आपको शली का बेटा डाउट है आपको क्वेश्चंस में, बिगिनर बॉक्स वगैरह, तो मैंने तरीका बताया है। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है गिवन होमवर्क में, तो आप मुझे शाम को भी उसकी इमेज सेंड कर दें क्वेश्चन की, तो मैं सॉल्यूशन आपको हाथों हाथ उसका सेंड कर दूंगा, ऑडियो ऑडियो फॉर्म में और इमेज फॉर्म में। ठीक है ना, तो वो अपन वही डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ बेटा गुंजन, मैंने बताया था हमें रेस किस किस को नहीं मिली है अपने पोर्टल पे, कितनों को नहीं दिखाई दी। हाँ भाई, रेस आपको मिलेगी डिजिटल मटेरियल में जाओगे। डिजिटल मटेरियल में जाने के बाद बच्चों आपको एक सेक्शन मिलेगा स्पेशल बुकलेट का, और स्पेशल बुकलेट में होगी रेस बुकलेट। उसमें लिखा होगा भाई लीडर अचीवर ऐसा। ठीक है, तो वहां पे आपको रेस मिलेगी और उसके नीचे होंगे रेस के सॉल्यूशंस भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस करने हैं, फिर अगर आपको डाउट आता है तो आप सॉल्यूशंस देख लो उसके। ठीक है ना बच्चों, क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहां हमने इसको कैसे सॉल्व किया, क्लियर? बेटा होगी हर्षित, बेटा सबको मिलिए। देखो ऐसा नहीं हो सकता भाई कि एक को दें और एक को ना दें। ठीक है भाई, सबने भाई एडमिशन लिया तो सबको देंगे, वो तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बेटा, एक बार चेक करो आप ध्यान से बस के है या नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं हो तो फिर मुझे कॉल कर लेना, अपन डिस्कस कर लेंगे उस पर शाम को, है ना, कि भाई है भी या नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, तो इसके बाद बच्चों कल जैसा कि आपको याद है
बेटा अतुल आप लेट आए हो, लेट आओ तो भी ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना एक बार। भाई अगर किसी का कुछ छूट जाता है ना पार्ट, तो अगर किसी का पार्ट छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग देख ले, नहीं आए तो फिर भाई डाउट पूछ सकता है बाद में, ठीक है ना। हाँ भाई अब ध्यान से भाई, जिसने बेटा अब जिसके भी पर्सनल डाउट है ना, जो भी मॉड्यूल वॉड्यूल की, वो बाद में पूछना। क्लास चालू करते हैं बच्चों आगे का। एक होमवर्क डिस्कस हो गया बच्चों, कल हमने ग्राफ डिस्कस किए थे और ग्राफ में हमने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया था और हमने बात कर ली थी बच्चों किसके बारे में, पैराबोला के बारे में। अब पैराबोला पर बेस्ड ही बच्चों हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसे हम नाम देते हैं नेचर ऑफ स्लोप। बच्चों हमें क्या बताना होगा, हमारे सामने तीन, हाँ भाई 3 ग्राफ गिवन है। पहला वाला ग्राफ कैसा है दिखने में, स्ट्रेट लाइन। बाकी दोनों कैसे हैं बच्चों, दिखने में पैराबोलिक शेप के हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। हमें बताना है इन ग्राफ्स में जो नेचर ऑफ स्लोप है वो कैसा है। हाँ भाई नेचर ऑफ स्लोप का मतलब स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है, हमें बताओगे। फर्स्ट वाले ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। हाँ भाई कैसे पता कांस्टेंट, तो हमें कुछ नहीं करना है चेक करने के लिए, हमें सिर्फ बच्चों 2 पॉइंट्स लेने होंगे। हाँ भाई 2 पॉइंट्स कैसे लेंगे देखना, एक पॉइंट हमने यहां लिया, एक थोड़ा सा ऊपर लिया। हाँ भाई इस पॉइंट पे हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ किया और इसका स्लोप एंगल मेजर किया। हमें स्लोप निकालने का मतलब होता है टेन थीटा निकालते हो, थीटा देख लिया हम। ये बताओ यहाँ एंगल θ1 माना, यहाँ θ2। अब बताओगे θ1 θ2 में से कौन ज्यादा, θ1 θ2 में से कौन सा एंगल ज्यादा। हाँ भाई थीटा दोनों जगह सेम होगा, बिकॉज भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक तरह से, तो θ1 इक्वल टू θ2। हाँ भाई θ1 इक्वल टू θ2 का मतलब जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर कांस्टेंट। तो हमें क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है ना बच्चों, उसका स्लोप ऑलवेज कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, दैट विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। डन बच्चों। अब आते हैं हम बच्चों सेकंड वाले में। हाँ बच्चों ध्यान से देखो, सेकंड और थर्ड में स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल। हाँ में स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल, सेकंड और थर्ड में कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल है। अब वेरिएबल में ये बताना होता है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो अगेन उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 2 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट भाई इस ग्राफ में हमने लिया यहां पे, और दूसरा पॉइंट लिया यहां पे। हाँ भाई अब मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हो भाई हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर करके tan थीटा की हेल्प से। अब यहां तो क्या हो रहा है, आपका हर पॉइंट पे एंगल चेंज होगा। तो मुझे बताओ किसी कर्व्ड ग्राफ का, हाँ भाई स्ट्रेट ग्राफ नहीं कर्व्ड है, उसका स्लोप निकालने के लिए बच्चों आप क्या करते हैं। हाँ भाई स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हाँ भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई सुनिधि, इससे पहले बात टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हाँ भाई टेंजेंट ड्रॉ कर लो, आइदर टेंजेंट में असली में ड्रॉ कर लो, ऐसे दिमाग में ड्रॉ कर लो, उससे भी काम हो जाएगा। अभी देखो रियल में करते हैं ड्रॉ। हाँ भाई ये आपके पास, आपने दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों टेंजेंट का एंगल मेजर करना पड़ेगा, ये θ1 और ये θ2 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब वही एक्स एक्सिस, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया करो और उससे आप एंगल मेजर कर सकते हो। हाँ भाई देखिए बताओगे θ1 θ2 में से कौन ज्यादा। हाँ भाई θ1 θ2 कौन ज्यादा, θ2 की वैल्यू इस बार ज्यादा है। तो जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे, ऊपर जाओगे, स्लोप बढ़ता जाएगा। तो स्लोप इस ग्राफ का कैसा कहलाएगा बच्चों, इंक्रीजिंग। ध्यान रखिएगा इस ग्राफ का स्लोप कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग होगा, बढ़ता जा रहा है। थर्ड वाले में आ जाए बच्चों। थर्ड वाले में अगेन चेक करना है स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आपने अगेन 2 पॉइंट लिए। हाँ भाई एक पॉइंट स्टार्टिंग में, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। हाँ भाई दोनों पॉइंट पे अगेन आपने क्या ड्रॉ किया बच्चों, टेंजेंट। इस तरह से बनेगी टेंजेंट, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर किया। हाँ भाई ये कितना θ1 और ये कितना θ2, ठीक है भाई। हाँ भाई अब मुझे बताओ θ1 θ2, इस बार θ1 और θ2, हाँ भाई कौन ज्यादा है, θ1 ज्यादा। वेरी गुड। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस कर्व का स्लोप कैसा होगा बच्चों, डिक्रीजिंग। तो हमें ध्यान होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए कि स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन कर्व्ड ग्राफ है तो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इस पे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चल के कई बार काम आएगा। देखो भाई क्वेश्चन में 2 कर्व गिवन है, पूछा गया है फाइंड नेचर ऑफ स्लोप एंड इट्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। बच्चों हमें क्या बताना है, स्लोप की नेचर बतानी है और स्लोप के मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है। हमें एक तो बताना है स्लोप एंड सेकंड इट्स मैग्नीट्यूड।
कहां से कहां तक के लिए, ए से बी और बी से सी। तो पहले सिर्फ हम स्लोप की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमें बताना है कि जो यहाँ पर स्लोप और स्लोप का मैग्नीट्यूड है ना, इसकी नेचर कैसी है। नेचर होने का मतलब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, कैसे। हाँ भाई, कहां से कहां तक, पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे। अभी कंसंट्रेशन सिर्फ आप करें बच्चों किस पे, स्लोप पे। हाँ भाई, कंसंट्रेशन सिर्फ किस पे करोगे अभी, स्लोप पे। सबसे पहले आ जाओ ए टू बी। हाँ भाई, ए टू बी स्लोप देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट लेने हैं ए और बी के बीच में। हाँ भाई, एक पॉइंट लिया आपने बच्चों यहाँ पे, ये हो गया आपके पास पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट हो गया बी। हाँ भाई, मुझे बताओगे पॉइंट ए पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। हाँ भाई, इस ए पॉइंट के नियर स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। हाँ भाई, नेगेटिव आ रहा है, इतनी बात डन। हाँ भाई, यहाँ नेगेटिव स्लोप कैसे आया, ऐसे टेंजेंट बनाएंगे ना तो एंगल ऑब्ट्यूज आएगा। हाँ भाई, नेगेटिव स्लोप को मैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूं अपनी तरफ से, कोई भी रैंडम वैल्यू। मान लीजिए इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, -2 के इक्वल है। अरे सही है या नहीं है, यहां स्लोप कितना आ जाएगा बच्चों, -2 के इक्वल आ गया। ये हो गया -2, मैंने मान लिया। आप -1 भी ले लो, -3 कुछ भी ले सकते हो, -2 ले लिया, डन। हमें बी पॉइंट पर बताओगे स्लोप कितना, बी पॉइंट पर स्लोप, बी पर, वेरी गुड भाई, 0 आएगा। 0 क्यों, अरे टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट ऐसे आएगी ना, हॉरिजॉन्टल, और आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0 हो जाएगा, एक्स के पैरेलल है। तो मुझे बताओ ए से बी आप जब आए तो ए से बी आने पर बच्चों स्लोप की वैल्यू -2 से 0 हो गई। हाँ, -2 से 0 होने का मतलब वैल्यू बढ़ी या कम हुई, हमें वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज। अरे माइनस से कोई वैल्यू 0 पे जा रही तो वैल्यू तो बढ़ी उसकी, हमें इंक्रीज हुआ। अब बी से सी चलते हैं। हाँ भाई, बी पे एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट सी के नियर बाय लो। हाँ भाई, अब मुझे बताओ बी पर स्लोप 0। हाँ, बता सकते हो सी पॉइंट पर जो स्लोप आएगा दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ भाई, सी पर स्लोप पॉजिटिव, बहुत बढ़िया भाई। शक्ल देख के समझ में आना चाहिए कि किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी तो उसका एंगल एक्यूट आ रहा है ऑब्ट्यूज, उससे डिसाइड कर लोगे। हाँ, ये पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, मैं इस पॉजिटिव को मैं क्या कुछ वैल्यू 2 असाइन कर दूं, कुछ भी कर लो, 1 2 3 4, 2 पसंद कर लिया अपन ने, ठीक है। अरे 2 सही है, चलेगा। हमें 2 आ गया। अब मुझे बताओ बी से सी जाने पर वैल्यू 0 से 2 जा रही है। हमें 0 से 2 मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। हाँ भाई, इंक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी गए तो भी स्लोप इंक्रीज हुआ, बी से सी में भी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब रिजल्ट आता है स्लोप इज कंटिन्यूअसली कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो ध्यान रखिएगा जब आप स्लोप चेक करते हो ना तो विद साइन देखना पड़ता है कि वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0, उससे हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों सेकंड वाला तो आप खुद कर सकते हो बड़े आसानी से। हाँ भाई, अगेन मैं पॉइंट ले रहा हूं, एक ए के पास, एक बी और एक सी के पास। हाँ, बता दे चलो मुझे नेक्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ए टू बी। हाँ भाई, ए के पास स्लोप नेगेटिव, पॉजिटिव या 0। हाँ भाई, ए के पास स्लोप नेगेटिव, पॉजिटिव या 0, कैसा आएगा, पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, पॉजिटिव को कुछ मान लू क्या, बेटा देवलीना कौन सा वाला पूछ रहे हो, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, सॉरी देवीना, उससे पहले कोई था भाई, किसी ने पूछा था, कौन है भाई ये, इसका नाम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा सिमी, सिमी इसमें देखो, अरे ऑब्ट्यूज एंगल है ना बेटा फर्स्ट वाले में, एंगल ऑब्ट्यूज बनते हमें पता है, यहाँ पर स्लोप कैसा आ जाएगा आपके पास, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो एक्यूट है, हाँ में इस वाले में स्लोप पॉजिटिव होगा, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में ए पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है। हाँ भाई, पॉजिटिव का मतलब 2 मान लू क्या, आप कहो तो 2 मान ले। हाँ भाई, बी पर बताओ कितना, बी पर 0, क्लियर। टेंजेंट भाई ऐसे बनेंगे एक्स के पैरेलल। हाँ मैं सी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप पूछूं तो सी पर बता सकते हो स्लोप कितना, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगा। हाँ मैं नेगेटिव को -2 असाइन कर दूं, डन है। अब मुझे बताओ, हाँ मैं ए से बी 2 से 0 और बी से सी 0 से -2, हाँ मैं स्लोप इंक्रीजिंग है या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा। कैसे, पहले 2 से 0 वैल्यू कम हुई, फिर 0 से -2 तो और कम हुई, तो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। हाँ, दोनों चेक कर लो। तो ध्यान रखिएगा
स्लोप जब चेक करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, उससे आप कंपेयर करते जाओ कि ए से बी या बी से सी जाने पर वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, उससे आप सॉल्व कर लोगे। डन है बच्चों। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे जिसमें हमें निकालना है बच्चों स्लोप का मॉड। हाँ, स्लोप का मैग्नीट्यूड बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। हाँ, ये होता है बच्चों स्लोप का मैग्नीट्यूड। हमें बताओ जब आप किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेते हो तो किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेने पर वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर हमेशा कैसा आता है? किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेने पर आंसर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर मैं 2 का मॉड लूं, हाँ भाई 2 का मॉड कितना आएगा? 2 का मॉड कितना? 2 आएगा। और अगर मैं -2 का मॉड लूंगा तो भी ये कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। अरे चेक कर लो, सही है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप स्लोप का मॉड कंपेयर करोगे ना तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है विदाउट साइन। अभी साइन इंक्लूड नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, जब आप किसकी बात करोगे बच्चों? यहाँ पे स्लोप के मैग्नीट्यूड की। अब देखो चेक करते हैं, ए से बी, बी से चलते हैं। मुझे बताओ ए पर स्लोप तो -2 था, फर्स्ट डायग्राम में आ जाओ। हाँ भाई, ए पर स्लोप -2 था, लेकिन अगर मैं इसका मॉड लूंगा तो बताओ ए पर स्लोप का मॉड कितना आएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? बी पर 0, सी पे मॉड 2 ही रहेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, ए से बी गए तो स्लोप का मॉड 2 से 0 हुआ। हाँ भाई, 2 से 0 मतलब बड़ा या कम हुआ? 2 से 0 मतलब बड़ा या कम हुआ? कम हुआ, डिक्रीज हुआ भाई। ठीक है, तो ए से भी डिक्रीज हुआ। अब बताओ बी से सी गए। हाँ भाई, बी से सी 0 से 2, मैग्नीट्यूड बड़ा या कम हुआ? मैग्नीट्यूड बड़ा। तो रिजल्ट बच्चों इसमें क्या आता है? हमारे पास रिजल्ट आएगा इनिशियली, हाँ भाई, डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो ए से बी तक स्लोप का मैग्नीट्यूड कम हुआ और बी से सी तक स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। देख लो भाई एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बड़ा ही आसान काम है, चेक कर लो एक बार भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनिशियली डिक्रीजिंग, देन कैसा होगा बच्चों? इंक्रीजिंग हो जाएगा। दोबारा समझ लो भाई, स्लोप का मॉड, मॉड लेना सभी को आता है। ए पर स्लोप था -2, हमने मॉड लिया तो कितना हो गया? +2 हो गया। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर होगा विदाउट साइन। हाँ भाई, ए से बी आए, वैल्यू 2 से 0, 2 से 0 मतलब कम हो गया। और बी से सी गए, 0 से 2, ये बढ़ गया। तो इनिशियल डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। यहाँ पे लास्ट वाले का बताओ मुझे आप लोग, लास्ट वाले का आंसर क्या आना चाहिए? सेम और जस्ट अपोजिट। चेक करके बताओ भाई। सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है और कुछ नहीं, विदाउट साइन। शंभुकदा ध्यान से बेटा, तुक्के नहीं मारने हैं, गैस वर्क नहीं करना है। अरे देखो तो सही पहले। हाँ मुझे बताओ, मॉड ले लें। हाँ भाई, ए पर तो 2 रहेगा, बी पर 0। हाँ भाई, सी पर मॉड आएगा, कितना? 2 हो जाएगा। हाँ भाई बताओ, आपके पास गया यहां से ए टू बी। हाँ भाई, ए टू बी 2 to 0, हाँ भाई डिक्रीज हो रहा है। देन बी टू सी 0 से 2 इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? सेम, इनिशियली डिक्रीजिंग, देन कैसा हो जाएगा बच्चों? इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड विदाउट साइन कंपेयर किया जाता है और स्लोप को विद साइन आपको करना पड़ता है। हमें जो स्लाइड्स है ना, ये और इसके पहले वाली दोनों एक बार आपको खुद से रिपीट करनी है भाई, सॉल्व करनी है कि कैसे बड़ा कैसे, क्योंकि इस पे अच्छे सवाल बनेंगे आगे फिजिक्स में जाके बच्चों। ठीक है, डन, क्लियर, आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों देखो, अब यहाँ पे हमारे मेन जो ग्राफ थे ना, जो जनरल फिजिक्स में हमारे काम आएंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, वो कंप्लीट हुए। अब जो बच्चों ग्राफ्स होंगे ना, वो हमारे पास कई तरह के ग्राफ्स आएंगे, लेकिन वो चैप्टर वाइज होंगे, मतलब सब में नहीं आएंगे। कभी कोई ग्राफ आ गया, कभी कोई ग्राफ आ गया, ऐसा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ जो हमारा बच्चों है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात क्या है? देखो, सबसे पहले इसकी जनरल इक्वेशन ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बेटा क्वेश्चन में दिया जाएगा शिवप्रिया कि स्लोप कब लेना है और स्लोप का मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में समझाया जाएगा कि स्लोप कब काम में आता है और स्लोप का मॉड कब काम में आता है। अभी आप सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में ध्यान रखना कि स्लोप और स्लोप के मैग्नीट्यूड को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक, हाँ ये बात। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों होती है x इंटू वाई, y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें y इंटू एक्स का मतलब y x का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं y विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो बच्चों ध्यान रखिएगा
जब आपके पास x और y में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और साथ में ध्यान रखना भाई, इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज। हमें यहाँ पे x को बढ़ाओगे तो y डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा चलेगा, होगा ऐसा। तो देखो ग्राफ बिटवीन x एंड y कैसा बनता है, सभी ध्यान से देखना भाई। ये हो गया आपके पास x और ये हो गया बच्चों आपके पास y, ठीक है, x और y बन गया आपके पास, डन। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, y की वैल्यू क्या हो रही है, कर्व कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे। तो जब भी इनवर्सली की बात करेंगे ना, तो आपके पास y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। हमें यहाँ खास बात ध्यान रखना, यहाँ पर y की पावर भी 1 है और अपॉन में x की पावर भी 1 है। जब ऐसा रिलेशन होगा तो आपके पास बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा केस आ जाए जहां पे x की जगह अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, हाँ भाई है इनवर्सली, लेकिन x की जगह एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया, तो वहां जो कर्व बनेगा उसे हम सिर्फ कहते हैं हाइपरबोला। शेप आप अप्रोक्सीमेट दिखने में ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां भी कैसा आएगा, हाइपरबोला आएगा। साथ में ध्यान रखना इस कर्व की खास बात, हाँ इस ग्राफ की खास बात क्या है, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट, इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये ग्राफ आप जब भी बनाएंगे ना, तो फाइनली आपको क्या करना है, इसे लास्ट में एक्स और वाई के पैरेलल लाके छोड़ देना है, ठीक है। सर ऐसा क्यों, तो समझना इसको ध्यान से बताओ। जब ये एक्स को टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, 0 होगा भाई, और जब y को टच करेगा तो वहां x 0 हो जाएगा। अब देखो, अगर हमें इस इक्वेशन में y कैसा चाहिए, 0, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, इनफाइनाइट। अरे होना चाहिए भाई बचाओ, अगर आपको y 0 चाहिए तो x कितना होना चाहिए बच्चों, इनफाइनाइट होना चाहिए। और अगर x 0 चाहिए तो y कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या होगा, x एक्सिस को ये कब टच करेगा, जब x कितना होगा, इनफाइनाइट, और y को कब टच करेगा, जब y कितना होगा, इनफाइनाइट। अब चक्कर क्या है, हमें नहीं पता इन्फिनिटी कहां पर होता है। हम इन्फिनिटी को हम कभी भी किसी स्केल पर नहीं शो कर सकते, भाई सर यहाँ इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी तो भाई कहां होगा हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, फाइनली इस कर्व को क्या करते हैं, एक्स और वाई के पैरेलल छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो इस पे फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे बनता है उसका एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व करना है आपको। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन अप्लाइड प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आइडियल गैस के लिए ग्राफ बनाना है, किसमें, प्रेशर और वॉल्यूम में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ मुझे बताओगे सबसे पहले आइडियल गैस की इक्वेशन याद है किसी को, सभी को याद होगी भाई बेटा। हाँ भाई इस इक्वेशन याद है कितनी होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है सभी ने। हाँ पी क्या होता है, अप्लाइड प्रेशर, बी वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है बच्चों यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। देखो आपके पास राइट हैंड साइड में एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट दिया है, हमें पूरी टर्म एनआरटी कांस्टेंट। तो P इंटू वी कैसा आएगा, कांस्टेंट। हाँ P इंटू वी कांस्टेंट, तो यहाँ पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस क्या आ गया, V के। इसका मतलब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसा ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ग्राफ दिखने में कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ध्यान रखिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या जब भी हाइपरबोला बनाएंगे तो आप कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करवाना है। दिखने में बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनवर्सली रिलेशन पे हाइपरबोला बनेगा। और अगर x और y की पावर 1 1 है उस केस में x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, तो उसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम देते हैं, ठीक है। डन बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, क्लियर। हाँ भाई इसके बाद बच्चों अब देखो सिंपल सिंपल से ग्राफ आएंगे। नेक्स्ट वन आता है हमारा सर्कल का। अब देखो अच्छी बात क्या है, सर्कल का शेप आप सभी को पता है। अब आपसे कहा जाए कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, हाँ भाई ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब देखो सर्कल की शक्ल सभी को याद है, ये इसका सेंटर हो गया O, ठीक है।
अब हम क्या कहते हैं कि अगर एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर हमने ओरिजिन पे लिया है, ओरिजिन मतलब जानते हो 0,0 पे, तो उस केस में इसकी जनरल इक्वेशन बच्चों क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, लाइव क्लास है ऋषिका, बेटा रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी है, लाइव क्लास है। हाँ भाई, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है मेरी क्लास रिकॉर्डेड है या लाइव है? समझ नहीं आ रहा है बेटा? ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों, ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखना एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हो गए जिनके बीच में ग्राफ बनेगा। ए बच्चों यहां पर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, रेडियस मतलब सर्कल की रेडियस जो होगी वो ए हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक चीज हमें पता करनी है, देखो ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स और वाई एक्सिस को दो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये प्लस एक्स को यहाँ पे, माइनस एक्स को यहाँ पे, प्लस वाई को यहाँ पे, माइनस वाई को यहाँ पे। अब हमें क्या पता होना चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए। अब देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, बड़ा आसान तरीका है, आप ही ध्यान रखो। अगर आपको निकालने हैं एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स, हाँ भाई, कि एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है। ये बताओ एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, हाँ भाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो आपने इक्वेशन में y0 पुट कर दिया। बताओ जैसे ही यहां y0 पुट करो गिवन इक्वेशन में, हाँ भाई आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट लोगे तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस ए के इक्वल। सर पता है प्लस माइनस ए क्यों आता है, रूट लोगे ना तो आएगा प्लस माइनस ए। इसका मतलब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, हाँ भाई प्लस वाले के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 और इधर वाले के होंगे -a,0। सही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस में, राइट वाला प्लस में हो जाएगा। ऐसे अगर निकालना है वाई एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो आप लिखोगे ऑन वाई एक्सिस क्या आएगा, हाँ ये वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 लिखोगे, एक्स। अब वाई पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो आपके पास बताओ वाई कितना आएगा, ये भी प्लस माइनस ही आएगा। इसका मतलब ये भी वाई एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। हाँ भाई ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट, हाँ भाई बताओ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये तो आएगा 0,a, और नीचे वाला कितना आएगा 0,-a के इक्वल। चेक कर लो भाई एक बार, सही है। तो ध्यान रखिएगा हमें कैसे ध्यान रखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर कभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़े कि गिवन ग्राफ किस एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ अब देखो सर्कुलर ग्राफ जो है ना पर्टिकुलर चैप्टर्स में काम आएगा, जैसे एसएचएम में काम आ गया, आगे चल के ऐसे काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका आता है इलिप्स। हाँ भाई इलिप्स का शेप भी बच्चों सभी को पता है। इलिप्स में आपके पास भाई दो एक्सिस होते हैं भाई। हाँ भाई एक जो हमारे सामने अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रहा है एंड टू एंड, हाँ भाई ये जो एक्सिस होता है ना पूरा, इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और इसकी जो टोटल लेंथ लेते हैं वो हम लेते हैं 2a। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाता है ओ पॉइंट पे। ऐसे ही वर्टिकल में जो आपको एक्सिस दिख रहा है बच्चों ये वाला एंड टू एंड ऊपर से लेके नीचे तक, हाँ इस पूरे को हम नाम देते हैं माइनर एक्सिस। ये होता है 2b के इक्वल। अब देखो 2a का हाफ जो a है, a जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और b जो है यहाँ पे उसे हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। अब इलिप्स की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। इलिप्स की जनरल इक्वेशन लिखी जाती है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, 1 के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर थी बात। ए और बी क्या है बच्चों, यहाँ पे ए और बी वही सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें, अब देखो इलिप्स की शक्ल सभी को याद है, इमेज याद है, अब इसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, और अभी एकदम से काम नहीं आएगा, ध्यान रखना ऐसा नहीं कि सारे ग्राफ अभी याद करके बैठने, नहीं रटना नहीं है। अभी सिर्फ हम ये नॉलेज ले रहे हैं कि किस इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसे काम आएगा, आगे फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात कर लेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर। अगला बच्चों आता है हमारे पास ग्राफ फॉर टी रेशियोज। बच्चों टी रेशियो हमने पढ़े, लेकिन हमने 6 रेशियोज पढ़े में टोटल टी, लेकिन जो हमारे काम के होंगे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ 2 टी रेशियो के ग्राफ होंगे। कौन कौन से, साइन और कॉस का। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि साइन और कॉस के ग्राफ
कैसे बनते हैं। हाँ भाई, दोनों का शेप साइनोसॉइडल होता है, दिखने में देखो ऐसे होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। सर ये कहाँ काम आएंगे ग्राफ, तो बच्चों सिलेक्टेड टॉपिक में आएंगे। एसएचएम पढ़ोगे आप, एसी पढ़ोगे तो वहां पे काम आएगा आपके पास, ठीक है। लास्ट में सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ोगे, रेक्टिफायर, वहां पे ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली चैप्टर वाइज हमें इनको पढ़ना पड़ेगा, तो जब आगे पढ़ेंगे ना और जब इनको अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगी चीजें, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स टाइप चल रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन जब अप्लाई करोगे तो चीजें और एग्जाम्पल के साथ दिमाग में आती जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपके पास कंडीशन क्या है, ये आपके पास एक्स और ए वाई। हाँ मैं देखो साइन और कॉस के ग्राफ कैसे बने, तो वैल्यू असाइन करी हमने, देखो हाँ मैं जीरो पे साइन जीरो पे जीरो आता है। हाँ भाई साइन 90 होता है π/2, हाँ भाई π/2 90 पे वैल्यू 1 होती है साइन की, पाई 180 पे 0। हाँ भाई 3π/2 270 पर वैल्यू अगेन -1 हो जाएगी, अरे हो जाएगी -1, और 2π पे 0। देखो क्या हुआ, पूरा 0 से लेकर 2π तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया बच्चों इसका, डन है। हाँ भाई साथ में देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1, और मिनिमम कितनी आ रही है -1, हमने रेंज पढ़ी थी इसकी। अब देखो होगा क्या, 2π के बाद आपको याद है एक पूरा रेवोल्यूशन हमने कर लिया था, जब एंगल 2π के बियॉन्ड गया तो वैल्यूज वापस से रिपीट होंगे। देखो आगे ये साइकिल वापस से रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि साइन कर्व की खास बात क्या है कि जब 0 वैल्यू लेंगे तो 0 पे ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। लेकिन कॉस में जाओगे तो भी डिफरेंस है, कॉस में देखो, कॉस में जब 0 लोगे तो 0 पे वैल्यू कितनी आती है 1, हाँ भाई 90 पे कितना हो जाता है 0, और 180 पर इसकी वैल्यू, हमें कोई बताएगा 180 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस 180 की वैल्यू, एनी आइडिया, कल बताया था भाई, वेरी गुड, -1 होगी भी वैल्यू, -1 हो जाएगा। हाँ भाई 3π/2 पे अगेन 0 270 पे, और 360, हाँ भाई 360 घूम के आएगा तो वापस वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल। देखो इसका साइकिल 1 से चला और वापस 1 पे आगे खत्म हो गया। ध्यान रखना कॉस और साइन में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, सिर्फ ये कि साइन चालू होता है 0 से और कॉस चालू होता है बच्चों 1 से। और अच्छी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप इसको कहेंगे कि इन दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस होता है बच्चों। कितने फेज डिफरेंस होता है, π/2 रेडियन का फेज डिफरेंस होता है। ऐसा अगर आपने सुना हो तो कभी पहले, ठीक है, नहीं तो आगे तो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो दो ग्राफ हमें याद रखने की, दोनों ग्राफ ऐसे साइनसॉइडल फॉर्म में बनेंगे, वेव फॉर्म में। साइन स्टार्ट होगा ओरिजिन से, कॉस स्टार्ट होगा बच्चों 1 से, ठीक है। इसके बाद बच्चों लास्ट कर्व जो आता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हाँ भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखते कैसे, देखो हाँ बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा जाता है e⁻x के फॉर्म में। हाँ भाई किस फॉर्म में लिखेंगे, e⁻x के फॉर्म में। यहां पर x तो बच्चों क्या है वेरिएबल, ठीक है, चेंज होगा। e बच्चों यहाँ पे क्या है, e एक तरह का यहाँ पे मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, और मैथमेटिकल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है यहाँ पे e की, वो होती है अप्रोक्सीमेट 2.716। हमें सुना e के बारे में सभी ने, 2.716। ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, e की वैल्यू होती है। y इक्वल्स टू e⁻ कितना होगा, x हमारे पास आ जाएगा 2.716 के इक्वल। ये बात क्लियर। अब देखो एक्सपोनेंशियल में बच्चों हमारे पास एक तो है e⁻x, एक है e⁻−x। हाँ e⁻−x को हम लिख सकते हैं क्या, 1/e⁻x। e की वैल्यू हमें पता है। अब क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किस किस के बीच में, x वर्सेस y का। हाँ भाई x है e⁻, ये बताओ फर्स्ट वाले में जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10, हमें पावर बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। और देखो ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा आएगा, ये आपके पास होगा x, ये होगा आपके पास y। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हो, हाँ भाई लेफ्ट से राइट जा रहे हो, y कर्व कहां जा रहा है, ऊपर। और साथ में बताया हो क्या रहा है, जो ग्रोथ है ना वो एकदम से हो रही है, शार्प ग्रोथ कहते हैं इसको भाई, सडनली ग्रोथ होना। तो ध्यान रखिएगा जब आप लेफ्ट से राइट गए, x की वैल्यू बढ़ती गई तो y की वैल्यू भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। साथ में कर्व क्या कर रहा है, y एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ भाई किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा मुझे बताओगे, अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो x कितना करोगे, हाँ भाई ऑन y एक्सिस x कितना करोगे, 0 कर दे। तो आप क्या करोगे, देखो x 0 पुट किया आपने,
जैसे आपने x0 पुट किया, हाँ भाई x0 पुट करने पर y आएगा e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 मतलब 1, तो इसे कहां कट करेगा बच्चों, 1 पे कट करेगा। ठीक है इतनी बात। अब ध्यान देखना इस ग्राफ की खास बात क्या है कि इसमें सडनली इंक्रीमेंट हो रहा है, एकदम से वैल्यू बढ़ रही है। तो ध्यान रखना कभी भी प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा होता है कि किसी क्वांटिटी में सडन ग्रोथ आती है, एकदम से ग्रोथ होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बच्चों इस ग्राफ को यूज करते हैं, और ये ग्राफ कहलाता है बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। हाँ भाई जब भी किसी क्वांटिटी में सडन ग्रोथ शो होती है ना, एकदम से क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो वहां उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लगाते हैं क्या बच्चों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ भाई एग्जांपल दोगे कोई मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जांपल, एकदम से इंक्रीज होना किसी भी नंबर में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दो भाई थोड़ा सा फिजिक्स से हटके। अरे बहुत सिंपल सा, अभी अभी भाई वायरस के केसेस, अरे वायरस की ग्रोथ ऐसे तो होती है आपके, अरे प्रैक्टिकली ये तो कहते हो आप कि जो वायरस होता है उसकी ग्रोथ एकदम से होती है, अरे होता ही नहीं होता। ठीक है अभी कोरोना वायरस का केस ले लो आप, एकदम से केस बढ़े भाई, जब एकदम से केस बढ़े सेकेंड वेव में, तो वहां पे उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, एक्सपोनेंशियल से, कि एकदम से जब बढ़ता है बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल। तो ध्यान रखिएगा सडन ग्रोथ को हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फिर देखो बच्चों ध्यान से, अब आता है सेकंड वाला e टू द पावर माइनस एक्स। हाँ माइनस एक्स का मतलब बच्चों 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, जहां पर आपने एकदम से ग्रोथ देखी हो वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है सेकंड बच्चों आता है 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स का। अब मुझे बताओ पावर अपॉन में है एक्स, अब बताओ जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, हाँ भाई y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, इस बार वैल्यू डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ये y ये x। हाँ भाई अब देखो x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही है, लेकिन y कर्व ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हाँ भाई अगेन ये इस पॉइंट पे कट करेगा, हाँ भाई जहां कट करेगा आप पुट करोगे x की वैल्यू 0, हाँ भाई x0 पुट करने पर आपको y अगेन कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है तो ग्राफ कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि x के इंक्रीज करने पर y में सडनली डिक्रीमेंट हुआ, डिके हुआ। तो ध्यान रखिएगा जब भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में कहीं भी किसी क्वांटिटी में एकदम से डिक्रीमेंट होता है, सडनली डिके होता है, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ से, और इसे हम कहते हैं बच्चों क्या, इसे बच्चों में यहाँ पे कहते हैं, बिल्कुल आप इसको मिरर इमेज कह सकते हो बेटा, है ना, मिरर इमेज एक तरह से। और इसे आप बच्चों यहाँ पे क्या कहते हो, एक्सपोनेंशियल डिके नाम देते हैं। ठीक है ध्यान रखिएगा ये था पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इससे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। हाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओगे, अभी जैसे एकदम से भाई कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के बाद केस एकदम से कम हो गए, तो एकदम से कम होने का मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल डिके हो गया। याद करो भाई डीमोनेटाइजेशन के दिन, याद है भाई, थे क्या आप, हाँ बिल्कुल थे आप लोग। हाँ भाई डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, एकदम से मार्केट में करेंसी गायब, नोट गायब थे भाई। तो जब एकदम से आपके पास क्या होगा, हाँ बेटा 1 पे ही कट करेगा अंशप्रीत, है ना, आप चेक कर लो, x0 पुट करो, x0 पुट करोगे तो 1 अपॉन e की पावर 0, e की पावर 0 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है तो ध्यान रखिएगा एकदम से जब कोई बढ़ता है और एकदम से कोई कम होता है, तो उसकी ग्रोथ को प्रैक्टिकल लाइफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसे काम में लेते हो बच्चों, एक्सपोनेंशियल कर्व को। बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कम होगा तो एक्सपोनेंशियल डिके कहलाएगा। ठीक है बच्चों तो यहाँ पे हमारे ग्राफ बच्चों कंप्लीट हुए। तो ग्राफ बच्चों कौन कौन से पढ़नी सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सबसे ज्यादा काम में आएंगे। फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ये बाकी के जो ग्राफ है ना, ये धीरे धीरे करके काम आएंगे, एकदम से काम नहीं आएंगे। बस ध्यान रखना कि इस ग्राफ की शक्ल कैसी होती है उससे आ जाएगा। हाँ बेटा ई की वैल्यू जैसे पाई होता है ना मैथमेटिक्स में, 3.14 वैल्यू फिक्स है, वैसे ही ई की वैल्यू भी फिक्स होती है 2.716 के इक्वल। ठीक है अप्रोक्सीमेशन में लेके चलते हैं। अब बच्चों देखो इसी ग्राफ वाले केस पर कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है देखो भाई रीता ने एक अच्छा सवाल पूछा है, सर एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करेगी लास्ट ग्राफ में, हाँ बताओ एक्स एक्सिस को अगर टच करवाना है तो पता है एक्स को टच कब करेगी, जब वाई 0 होगा। हमें वाई 0 कैसे होगा, जब एक्स कितना होगा, इनफाइनाइट रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना भाई, जब आप एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे ना, देखो भाई होगा क्या, समझना भी ध्यान से, ये y को कहां टच करेगा, है फर्स्ट वाला ग्राफ नेगेटिव में जाके। तो जब आप, अगर आपको y 0 चाहिए तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, माइनस इन्फिनिटी, कितनी,
माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव में जाके करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं भी, लास्ट में टच नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे भी, करेगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे नहीं। ऐसे सेकंड वाला कहां टच करेगा, इन्फिनिटी पे, सेकंड वाले में प्लस में जा रहा है ग्राफ लास्ट में, तो y जीरो कब होगा, जब x कितना होगा, इनफाइनाइट हमारे पास, ठीक है, तो टच नहीं करेगा, हम इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, वन पे क्यों काटा, आप रख के देख लो, आ जाएगा उससे बेटा, बार बार एक ही सवाल का तो आंसर क्या करें। हाँ भाई, अब देखो सवाल और अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इन पे। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग पाथ y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। हम एक पार्टिकल इस पाथ के अलोंग मूव करता है, उसकी इक्वेशन गिवन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, देन इट्स पाथ विल बी। हाँ, तो आपको बताना है जिस पाथ की इक्वेशन गिवन है, जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, वो पाथ दिखने में कैसा होगा। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल या इलिप्स, ठीक है। तो हमें बच्चों कैसे डील करना है, कंसेप्ट सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इजी कंसेप्ट है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपसे किसी, बेटा फैनान एक बार टाइप कर दिया, बार बार क्यों टाइप कर रहे हो, हाईलाइट करूंगा मैं आपको कि भाई आपने आंसर दे दिया, एक बार समझ लो ना, पहले रीजन क्या है वो समझो। रीजन में ये देखो क्या है, आपको अगर कभी भी किसी भी पार्टिकल के पाथ के बारे में बताना है कि पाथ दिखने में कैसा है, तो आप क्या करोगे, उस पार्टिकल के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालोगे। किस में रिलेशन निकालोगे, एक्स और वाई। हाँ भाई ध्यान सुनना, ये चीज आगे काम आएगी फिजिक्स में, जब चैप्टर पढ़ेंगे ना काइनेमेटिक्स वगैरह वहां पे। हाँ भाई, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना पड़ता है। हाँ भाई, यहां रिलेशन देखो आपको डायरेक्टली गिवन है एक्स और वाई में, फिर आप क्या करोगे, जो रिलेशन आपको गिवन है ना, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। हाँ मुझे देख के बताओ, इस इक्वेशन में y की मैक्सिमम पावर कितनी। हाँ, इस इक्वेशन में y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। हाँ, जब मैक्सिमम पावर 1 और 2 होती है, एक की 1 एक की 2, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, पैराबोला। तो यहाँ पे पाथ कैसा बनेगा, पैराबोला, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इजी है। अगर आपको कभी भी किसी पार्टिकल के पाथ का शेप बताना है कि जिसपे मूव कर रहा है, तो आप उसकी इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी बच्चों, एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लो, उससे निकल के आ जाएगा। अब पावर कंपेयर कर लिया आपने, पैराबोला आ गया। हाँ, अगर बताओ यहाँ पे रिलेशन ये आता, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, मैं बताओ y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 इक्वेशन लिखते, तो यहाँ पे पाथ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन होता भाई, पावर कंपेयर कर लो। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपने इक्वेशन पढ़ी है ना, उस इक्वेशन में जो ग्राफ के लिए पढ़ा, वही पाथ के लिए भी आप कह सकते हो उस केस में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क होगा, इसको समझ रहे हैं आप लोग क्या है। इफ x इक्वल्स टू 40 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 3t रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल। हाँ भाई, x और y किसको रिप्रेजेंट करें, कोऑर्डिनेट को, देन इट्स पाथ विल बी। आपको पाथ निकालना है, लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, इस बार x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे। तो आपको t को हटा के x और y में रिलेशन निकालना है और आंसर बताना होगा नेक्स्ट टर्न पे, कि ऑप्शंस ऐसे होंगे भाई, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इन चारों में से पाथ कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें दिमाग आपको लगाना है और देखना भी कि दिमाग लगाने पर आंसर आपका क्या आना चाहिए बच्चों, ठीक है। इतनी बात, इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास अगला टॉपिक आता है, दैट इज डिफरेंशिएशन। अब बच्चों देखो आप क्या कर सकते हो, रेस आपकी है, रेस में आप टिग्नोमेट्री कर लो और रेस में आप ग्राफ के क्वेश्चन भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन तब करना है जब डिफरेंशिएशन हम पढ़ा देंगे उसके बाद में, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक तब करें आप रेस का जब आप उसको पूरा पढ़ लें, अदरवाइज आधे में करोगे तो पता है क्या होगा, आधे क्वेश्चन होंगे आधे नहीं होंगे। अब आधे नहीं होंगे ना, तो उसकी वजह से फिर दिमाग में इफेक्ट, अरे सर हमसे तो हुए नहीं सवाल, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को तब स्टार्ट करें जब वो कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है, क्लास में, ठीक है। अब बच्चों आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे, जो है डिफरेंशिएशन। हमें कोई ऐसा जिसको डिफरेंशिएशन करना बिल्कुल भी नहीं आता, कोई ऐसा है भाई जिसको डिफरेंशिएशन करना बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं आता। अरे भाई, 1 2 3 4 5 6, 5 जिनको नहीं आता वो बताओ भाई, 6 7 8 9। तो भाई डिफरेंशिएशन भाई मैं मान के चलूंगा भाई
अच्छा, कोरोना वाले बच्चे हैं क्या आप लोग? बेटा वो तो 11th में थोड़ी था, 11th में थोड़ी था बेटा, अरे ऐसे तो ही काम नहीं चलेगा भाई। चलो फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन, लेकिन प्रैक्टिस फिर आपको खुद करनी पड़ेगी भाई। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके मॉड्यूल और रेस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात तो ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले बच्चों हम 3 बातें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। पहला, डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है उसका रीजन। दूसरा, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसके फॉर्मूले। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस फिजिक्स में क्या है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। मैं देखो, सबसे पहले बच्चों डिफरेंशिएशन में जाने से पहले आता है कंसेप्ट ऑफ चेंज। हाँ भाई, किसी क्वांटिटी में जो चेंज होता है ना, उसका कंसेप्ट क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, किसी भी क्वांटिटी में बच्चों जो हम चेंज निकालते हैं, तो चेंज बच्चों 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है बच्चों फाइनाइट चेंज, और एक बच्चों हमारे पास होता है कौन सा? इनफाइनाइटेसिमली चेंज। बच्चों फाइनाइट चेंज का मतलब ऐसा चेंज जिसे हम ऑब्जर्व कर सके, जो दिखाई दे, उसे हम कहते हैं फाइनाइट चेंज। और सेकंड इनफाइनाइटेसिमल चेंज, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा चेंज। हाँ, बहुत छोटा चेंज मतलब ऐसा चेंज जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम कौन सा चेंज कहेंगे बच्चों? इनफाइनाइटेसिमली चेंज। हाँ, डिफरेंस समझ में आया? फाइनाइट मतलब इतना सफिशिएंट चेंज है कि हमें दिख रहा है, हम मेजर कर सकते हैं उसको, फाइनाइट चेंज। लेकिन अगर चेंज इतना स्मॉल है जो दिखाई ही नहीं दे रहा, मेजर ही नहीं कर सकते, तो वो कौन सा होगा? इनफाइनाइटेसिमली चेंज होगा। अब ध्यान रखना, चेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर चेंज सफिशिएंट है, ऑब्जर्वेबल है, तो रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा लेटर से, सिंबल से। और अगर चेंज स्मॉल है तो उसको बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम छोटे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? ये आएगा डेल्टा और वो आएगा डी। अब इसका मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि कब डेल्टा और कब डी काम में लोगे, आप भी बता दोगे। देखो भाई, हमने क्या किया, सबसे पहले बच्चों एक स्प्रिंग ली, और स्प्रिंग का बच्चों एक एंड हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और दूसरा एंड जो था ना बच्चों स्प्रिंग का, वो हमने क्या किया? फ्री छोड़ दिया यहां पे। ठीक है, एक एंड फिक्स, एक एंड फ्री कर दिया। सेकेंड वाले केस में हमने क्या किया? स्प्रिंग की जगह बच्चों आयरन की एक सॉलिड रॉड ली, एकदम कड़क रॉड भाई, एकदम सॉलिड रॉड ली। ठीक है, इसका भी एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरा एंड फ्री छोड़ दिया। अब क्या किया हमने? दोनों ऑब्जेक्ट स्प्रिंग और रॉड के फ्री एंड्स पर बच्चों हमने क्या किया? फ्री एंड्स पे हमने अप्लाई किया फोर्स एफ, इन्हें स्ट्रेच करने के लिए। हमें फोर्स इक्वल लगाया है, 100 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी जितना, एक लिमिटेड फोर्स लगाया एफ। क्लियर? अब बच्चों ध्यान से देखना, अब मुझे बताओ, जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, हाँ बताओ, फर्स्ट केस में और स्प्रिंग में, हाँ फोर्स अप्लाई करने पर स्प्रिंग की जो लेंथ में चेंज होगा, वो आपको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? हाँ मैं, स्प्रिंग की लेंथ में चेंज दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो उसके चेंज को किससे रिप्रेजेंट करें? डेल्टा और डी से। डेल्टा और डी से, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, अगर आपको यहां पे निकालना है चेंज इन लेंथ, अब देखो चेंज ऑब्जर्वेबल है, तो आप चेंज पता है कैसे निकालोगे? पहले आपने इनिशियल लेंथ मेजर करी, फिर आप फाइनल मेजर करोगे, और चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर चेंज सफिशिएंट है, फाइनाइट है, तो कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल लोगे। ये बात डन। अब आ जाओ बच्चों सेकंड वाले में। सेकंड वाले में आपने रॉड ली, रॉड पे भी उतना फोर्स लगाया है। बताओ, जब रॉड स्ट्रेच होगी फोर्स अप्लाई करने पर, बताओ मुझे, रॉड की लेंथ में चेंज होगा या नहीं होगा? रॉड की लेंथ में चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज, चेंज तो बच्चों होगा, चेंज होगा, लेकिन इतना होगा जो हमें ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, जिसे हम कहेंगे इनफाइनाइटेसिमली चेंज। याद रखना भाई, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज होगा, मॉलिक्यूल्स खींचेंगे, लेकिन सिर्फ इतना होगा कि आपको दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा, तो उस चेंज को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? डेल्टा की जगह डीएल से। अब मुझे बताओ, जो डीएल चेंज है, हाँ भाई, इस डीएल चेंज को क्या हम फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल सकते हैं क्या? हाँ मैं, इस चेंज को, क्योंकि हमें फाइनल तो पता ही नहीं चल रहा ना। अरे जब ऑब्जर्वेबल नहीं है फाइनल कितना बड़ा, तो आप इसको नहीं निकाल सकते। तो यहां पे आ गया क्वेश्चन मार्क कि स्मॉल चेंज कैसे निकालें बच्चों। ठीक है, तो एक होता है लार्ज, एक स्मॉल,
लार्ज मतलब सफिशिएंट मतलब डेल्टा, स्मॉल मतलब बहुत छोटा, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक में पॉइंट लिख रहा हूं, अगर आपको गिवन है कि इफ y इक्वल्स टू f ऑफ x, हाँ बच्चों y किसका फंक्शन है, x का, सही है। हाँ भाई y x का फंक्शन है, तो मान लीजिए इक्वेशन लिख दो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, y x का फंक्शन हो गया। हाँ भाई y x का फंक्शन हो गया, मतलब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, ये हो गया आपके पास। अब ध्यान से देखिए, बताओ जब x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा या नहीं होगा। हाँ भाई x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा। तो जब y चेंज होगा तो बच्चों यहां पर हम क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज, मतलब जब एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में चेंज होता है तो उसे हम डिफाइन करते हैं रेट से। और बच्चों यहां पर हम दो तरह की रेट डिफाइन करते हैं, एक तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बच्चों, और दूसरा बच्चों लिखते हैं हम डी वाई बाय डी एक्स। अब मतलब समझना क्या है बच्चों, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ भाई, फर्स्ट कहलाती है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और सेकंड जो है डी वाई बाय डी एक्स, ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब बच्चों मुझे बताओ ध्यान से, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसमें डेल्टा क्या शो कर रहा है कि चेंज ज्यादा है या कम है। हाँ भाई, चेंज ज्यादा है या कम है, चेंज ज्यादा होगा। चेंज ज्यादा होगा तो वहां कौन सी रेट डिफाइन करेंगे, एवरेज। सर एवरेज ही क्यों करेंगे बताओ, आप किसी भी क्वांटिटी का एवरेज कब लेते हो, जब इंटरवल बहुत ज्यादा होता है या बहुत छोटा होता है। हाँ भाई, एवरेज कब लेते हो, जब बहुत ज्यादा इंटरवल होता है या बहुत छोटा इंटरवल होता है, ज्यादा। अरे कहते हो ना भाई, एवरेज स्पीड निकालो भाई, आप घर से चल के ऑफिस पहुंचे, घर से स्कूल पहुंचे, आपकी एवरेज स्पीड निकालो। तो कैसे निकालते हो एवरेज स्पीड, भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इंटरवल है ना आपके पास। तो ध्यान रखिएगा, जो एवरेज रेट है ना, इट इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, ये डिफाइन होती है इंटरवल के। लेकिन सेकंड जो आपके पास है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बच्चों, ये डिफाइन किसके लिए होती है, फॉर एन इंस्टेंट। हाँ भाई, इंस्टेंट का मतलब समझते हो क्या, इंस्टेंट किसे कहते हैं, इंस्टेंट मतलब होता है, हाँ भाई जब आप टाइम इंटरवल को बहुत नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, एक इंस्टेंट बन जाता है। अब बताओ इंस्टेंट का मतलब बहुत ज्यादा टाइम है या बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, बहुत कम टाइम है, ज्यादा या कम। हाँ बहुत कम, बहुत कम, बहुत शॉर्ट होगा तो बताओ बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में चेंज बहुत ज्यादा आएगा या बहुत कम आएगा, बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत कम आएगा। बहुत स्मॉल चेंज आएगा तो उसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहलाती है एवरेज रेट विच इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालोगे तो बताओ डेल्टा वाई कैसे निकालोगे। हाँ भाई, डेल्टा वाई कैसे निकालोगे, चेंज इन वाई, चेंज सफिशिएंट है, ऑब्जर्वेबल है। हाँ भाई, डेल्टा वाई कैसे निकालोगे, जैसे आपने क्या निकाला, डेल्टा एल निकाला। हाँ भाई, डेल्टा एल कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा वाई आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल से, और डेल्टा एक्स भी आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल से निकल के। अरे आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा आराम से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं dy बाई डी एक्स निकालो, तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या आप ऐसे निकाल सकते हो, हाँ डी डी एक्स ऐसे निकाल सकते हो क्या, फाइनल माइनस नहीं, क्योंकि चेंज ही नहीं पता। तो बच्चों यहां पर dy बाई डी एक्स को एक और नाम दिया गया, dy बाई डी एक्स को बच्चों मैथमेटिक्स में कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ध्यान रखिएगा, यहां पे dy बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y का विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहां पर ये बात क्लियर होती है कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
हाँ भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां से इतनी बात क्लियर होती है कि डिफरेंशिएशन हम क्यों लगाते हैं, उसका रीजन क्या होता है। जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो आपको इसे लगाना पड़ेगा। डन। अब बच्चों आते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। हाँ भाई डिफरेंशिएशन कहें या डेरिवेटिव कहें एक ही बात होती है। अब ध्यान सुनना, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं वो देखो। मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं भाई, इफ y is a function of x that is y equals to fx then derivative of y with respect to x is given by f dash x। ध्यान रखना हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं y equals to fx means x y is a function of x हो गया। ठीक है, अब अगर आपने fx की जगह f dash x लिख दिया तो पता है डैश क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, उसको आप dy by dx भी लिख सकते हो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसे हम कहते हैं बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव भी नाम होता है इसका। ठीक है, इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी बच्चों यहां पे नाम देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी तक हमने इस स्लाइड मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, बस एक डैश ध्यान रखना, अगर डैश लगा हुआ आ गया मतलब एक बार डिफरेंशिएशन आपने किया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, अब बात करेंगे उसके फॉर्मूलेस के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है बच्चों डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। हाँ भाई अगर आपके पास y गिवन है कांस्टेंट, हाँ भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, हाँ भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एनी आइडिया? बहुत बढ़िया। हाँ भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। सर क्यों 0 ये बताओ। डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज आना चाहिए। हम एक कांस्टेंट में क्या चेंज होता है क्या, नहीं होगा, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जितनी भी कांस्टेंट टर्म आप लिखेंगे उन सबका डिफरेंशिएशन आप 0 करेंगे। एग्जांपल हमें पहला, हमें y इक्वल्स टू 100, हमें y इक्वल्स टू 100 तो बताओगे dy बाई dx कितना, y इक्वल्स टू dy बाई dx 0 हो जाएगा भाई। 100 में कभी चेंज नहीं हो सकता, 100 तो 100 रहेगा। सेकंड हमें y इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, बताओगे dy बाई dx कितना, 0 हो जाएगा भाई, कोई चेंज ही नहीं होगा। डन है। अब और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, अगर आपको गिवन है एक एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब y इक्वल्स टू x टू द पावर n के फॉर्म में आपको गिवन है, y इक्वल्स टू x टू द पावर n के फॉर्म में गिवन है, तो आपको कैसे डील करना है। हाँ भाई डिफरेंशिएशन होगा x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब पावर कहां आ जाएगी आगे, और x की पावर कितनी बचेगी, n माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए हमें y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, फाइंड करना है dy बाई dx। हमें बताओगे x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, x क्यूब का डिफरेंशिएशन, हाँ भाई क्या होना चाहिए, पावर आगे आएगी 3। हाँ भाई x की पावर कितनी बचेगी, 3 माइनस 1, तो आपके पास सॉल्व करने पे कितना आएगा, 3x स्क्वायर आ गया। सही भाई, तो पावर आगे लानी है और x की पावर कितना बचेगी, रिमेनिंग n माइनस 1 करना है। ठीक है, हाँ भाई अगर मैं आपसे कहूं y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ इसको सॉल्व करके बताओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ अभी कितना आ रहा है। डन हो जाए तो बता देना, टाइप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता देना डन हो जाए जब, है ना। y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है, ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं। और कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट वो है भाई। वेरी गुड अर्पण, बहुत बढ़िया। सुनिधि बहुत बढ़िया, मतलब आता है कई बच्चों को डिफरेंशिएशन, जिनको नहीं आता भाई उनको मैंने बता दिया, कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस आपको रेस से मॉड्यूल से करनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे। डन बच्चों। हाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा। हाँ सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी x का फंक्शन या x की पावर का वैल्यू अपॉन में हो तो पहले इसे कहां लेके जाएंगे आप, ऊपर। हाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, नीचे इसकी पावर लिखेंगे आप x की पावर -2। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, हमें dy बाई dx क्या लिखोगे, -2 पावर आगे आ जाएगी। हाँ x की पावर कितनी हो जाएगी, -2 -1, हाँ -2 -1 -3, तो आएगा -2 x टू द पावर -3। ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हो, -2 बाय एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके पास फंक्शन अपॉन में है x की पावर का,
तो उसको पहले ऊपर लाना है फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हम इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसके साथ बच्चों कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन जब करोगे ना, तो उस कांस्टेंट को पहले कहां निकाल दोगे, बाहर पटक दो। हाँ भाई, कांस्टेंट को आपने बाहर पटक दिया, फिर क्या करना पड़ेगा, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कैसे, देखो मैं बताता हूं। अगर आपको y गिवन है 3x², हाँ देखो यहां से 3x² है, तो dy बाई डी एक्स आप निकालोगे। अब देखो यहां 3 कैसा है, मल्टीप्लाई में है, 3 को आप बाहर निकाल दो यहां पे, ठीक है, वह गुणाचल। हाँ मैं डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ होगा किसका, x² का। आप लिखोगे यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x²। डन है बच्चों। तो आपके पास क्या आएगा, 3x² कितना हो जाएगा, 2x, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसे हमें कैसे करना है, ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं बच्चों। 3 फॉर्मूले हो गए, कांस्टेंट का 0, x⁴n का n आगे, x⁴n-1 बचेगा। और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, तो उसको पहले आगे ले लो फिर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आते हैं रूल्स। रूल्स में बच्चों हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूले बच्चों, हाँ सॉरी अभी फॉर्मूले बाकी हैं। हाँ फॉर्मूले में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों कौन कौन से आएंगे, साइन का, कॉस का और टेन का। ध्यान से देखो भाई, साइन का डिफरेंशिएशन याद रखना है बच्चों, कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। हाँ भाई, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन याद रखना पड़ेगा। और टेन का होता है बच्चों sec²x, ठीक है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो के हमें क्या करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। अब देखो बाकी 3 और होते हैं, कॉट का होता है -cosec²x, sec(x) का होता है sec(x tan x), और cosec(x) का होता है -cosec(x) cot(x), ठीक है। अब जो लास्ट वाले 3 है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो याद नहीं करने, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाएगी ना तो हम निकाल भी सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, इनको आप डिवीजन वाले से कर लोगे और ये आगे डिवीजन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उससे आप इसको इजीली निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो हमें फिलहाल जो याद रखने हैं बच्चों वो 3, कॉस, साइन और टेन का, ठीक है। इसके बाद बच्चों 2 और आते हैं। एक का हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन e⁻x का, एक आता है बच्चों log x का और ln x का। अब ध्यान से देखना, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, e⁻x सेम आता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही आएगा। हाँ भाई log x का, अब ध्यान से देखना, log x बेस e है। अब ध्यान रखना, बेस बच्चों हमारे पास यहां अगर e होता है ना, तो उसे शॉर्ट में हम ln x भी लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, कि बेस ई है तो उसे हम नेचुरल लॉग शॉर्ट ln लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 1/x। तो ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन की दोबारा सुन लो, कांस्टेंट का 0, x⁴n का, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो बाहर निकाल दो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का sec²x, e⁻x का e⁻x और log x का 1/x करना है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद आते हैं थ्योरम्स फॉर डिफरेंशिएशन। हाँ, थ्योरम्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक से ज्यादा टर्म्स है किसी फंक्शन में, हाँ भाई अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, देखो y गिवन है u + v, दो एक से ज्यादा टर्म, 2 है 3 है, तो सॉल्व कैसे करना है, एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ना है। पहले फर्स्ट का करो, फिर उसके बाद प्लस माइनस का साइन जो भी है वो लगाओ, फिर नेक्स्ट का करो, फिर नेक्स्ट का, ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है। कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस हो या माइनस सेम चलेगा। हाँ भाई, लेकिन अगर दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट रूल कहते हैं u * v है, तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई u * v को, ध्यान से देखना, u * v को सॉल्व करने में एट ए टाइम एक को कांस्टेंट, एक का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर दूसरे को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अभी इसको चेन रूल नहीं कहते भव्या, ठीक है, ये नॉर्मल तरीका है डिफरेंशिएट करने का। अबे u v ऐसा क्या, ऐसा u का डिफरेंशिएशन, v को कांस्टेंट रखा, प्लस u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन आपने किया, तो एट ए टाइम एक को एज इट इज रखना है, एक को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज ध्यान रखना, इस वाले में आप मल्टीप्लाई में ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हो। सो ऑर्डर आगे पीछे करने का मतलब, u * v है ना, तो पहले u को कांस्टेंट रख लिया, v को डिफरेंशिएट कर लिया, या पहले v को कांस्टेंट रख लिया, u को डिफरेंशिएट, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बीच में साइन कैसा है, प्लस, तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जब बच्चों हम डिवीजन में जाएंगे ना, हाँ भाई दो फंक्शन u और v डिवाइड में होंगे टर्म्स, देखो कैसे करना है, इसमें फॉर्मूला फिक्स है। हाँ भाई v जो होगा दैट विल बी
कांस्टेंट, हमें पहले v को कांस्टेंट रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन अपॉन में क्या आएगा बच्चों, v स्क्वायर आएगा हमारे पास। दोबारा सुन लो, पहले डिनोमिनेटर, हाँ भाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर ऐसा का ऐसा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका है। अब देखो एकदम से याद नहीं होगा, जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो बड़ा इजीली याद होगा। ठीक है, देखिए करके आगे बात करते हैं। हाँ भाई सवाल सॉल्व करना है हमें फर्स्ट। हाँ, ये फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ टर्म्स है एडिशन के फॉर्म में। देखो डिफरेंशिएट कैसे करना है, dy बाई डी एक्स। हाँ, ये पहला क्वेश्चन साथ में करते हैं, फिर आप बताने जाइएगा अगले वाले जो होंगे। हाँ भाई 3x स्क्वायर का बताओ मुझे, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक टर्म का बताओ भाई। 3x क्यूब है, सॉरी 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म का कितना होगा। देखो 3 ऐसा का ऐसा, x क्यूब का 3 पावर आ गया, x की पावर 2 हो जाएगा। सही है, क्लियर। मैं कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर आ गया। इसके बाद मुझे बताओ यहाँ पे, हाँ भाई साइन का, देखो माइनस लेके माइनस आ गया, साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एज कॉस आ गया, कॉस है। हाँ ये बताओ e टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन कितना। हाँ भाई e टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। कुछ लोगों ने सही दिया, कुछ ने गलत। हाँ भाई ये आएगा 0। अरे सर 0 क्यों आ गया, अरे मैंने डिफरेंशिएशन बताया था e की पावर x का। अभी बताओ e की पावर x में x वेरिएबल होता है, हमें यहाँ e की पावर 100, ध्यान सुनना भी, सभी डाउट नहीं है बाद में कि सर हम तो सॉल्व कर रहे थे दिमाग नहीं था। इधर देखो e टू द पावर 100 में बताओ e भी कांस्टेंट 2.716 होता है और इसकी पावर भी कांस्टेंट है। हाँ भाई कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो आंसर तो कांस्टेंट होगा। तो ध्यान रखना, जब तक किसी क्वांटिटी में कोई वेरिएबल नहीं होगा ना, एक्स वाई टी ऐसे कुछ वेरिएबल, तब तक उसे कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट कितना करना पड़ेगा, 0। तो आंसर आएगा 9x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हाँ मैं नेक्स्ट वाला सॉल्व करें आप लोग। नेक्स्ट वाला सॉल्व हो जाए तो डन कर देना, आंसर टाइप नहीं करना है, काफी बड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो भाई कितना आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 9x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। हो गया भाई। हाँ भाई 4 एज इट इज, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएट करें। हाँ भाई पावर कहां आएगी आगे, 3/2। हाँ भाई x टू दी पावर 3/2 माइनस 1, तो हाफ बचेगी शायद पावर। हाँ भाई कॉस का होता है माइनस साइन, सही है। हाँ भाई e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x। मैं बताओ लास्ट वाले का log 10 बेस e। हाँ भाई log 10 बेस e, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई इसका भी कितना, 0। अरे सर लॉग है ना, अरे लॉग नहीं, वैल्यू तो देखो। हाँ भाई लॉग के साथ क्या कोई वेरिएबल आ रहा है क्या, एक्स वाई जेड। जब वेरिएबल ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसको 0 कर सकते हो भाई, मतलब कैसे उसका डिफरेंशियल 1/x कर सकते हो, तो 0 हो जाएगा भाई। भाई देखो log 10 है तो 10 तो 0 कांस्टेंट हो गया भाई। ठीक है, क्लियर। हाँ सिंप्लीफाई कर ले इसको। हाँ भाई 2 से जाएगा तो भाई 2 इंटू 3 6x टू द पावर हाफ, रूट एक्स भी लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। हाँ इसमें डाउट किसी को, इसमें किसी को डाउट भाई कैसे आया, याद रखना कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आना चाहिए। कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होता है भाई, तो उससे हो जाएगा। हाँ भाई नेक्स्ट सॉल्व करें, ई टू द पावर एक्स माइनस 10x प्लस लॉग एक्स। देखो भाई कितना आ रहा है इसका आंसर, देखो भाई कितना आ रहा है आंसर इसका। डन हो जाए तो लिख देना भाई डन सर, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है भाई इसमें। चेक करो भाई सही आ रहा है क्या, हाँ भाई सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डायरेक्ट कॉपी करना है भाई, वैल्यूज फॉर्मूले रखने हैं, इसमें दिमाग नहीं है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट बच्चों क्या है, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। हाँ मुझे बताओ यहाँ पे देख के, सबसे पहले क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करना भाई। होल स्क्वायर ओपन करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और खुद सॉल्व करो। मैं जो आंसर दूंगा मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा भाई, लास्ट स्टेप आपको सॉल्व करनी है कैलकुलेशन। देखो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, कितना आ रहा है, फिर आगे बात करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, फिर आगे देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर,
बेटा ध्यान से करिएगा, सभी लोग है ना, तो के नहीं लगाने बेटा, सुनिधि गलत है, चेक करो दोबारा से। वेरी गुड आयुष, नहीं गड़बड़ लग रहा है बेटा आयुष, आपका भी गलत है। देखो भाई, पहले बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले तो ओपन कर लो आप ढंग से। हाँ भाई पुष्कर वेरी गुड, सही आंसर है बेटा आपका, एक का आंसर भी सही आया अभी तक सिर्फ, बाकी सब गड़बड़। भव्या वेरी गुड। देखो भाई, ये बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही आ जाएगा क्या, मुझे बताओ, इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं है भाई, हो सकती है जो सॉल्व नहीं कर रहा होगा उसको। हाँ भाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ भाई ए स्क्वायर एक्स का रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1/√x का स्क्वायर 1/x, हाँ भाई 2a भी आएगा, 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 2 बचेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैं, देखो हाँ मुझे बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। हाँ भाई x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा। अरे कर लोगे ना, x का डिफरेंशिएशन तो 1। हाँ भाई अब 1/x का देखो कैसे करना है। हाँ भाई 1/x को लिखना पड़ेगा x की पावर -1, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे। हाँ भाई -1 पावर कहां आएगी बच्चों, आगे -1 आगे। हाँ भाई x की पावर कितनी बचेगी, -2 बचेगी, तो -1/x² आ गया। हाँ भाई 2 का डिफरेंशिएशन बताओ। हाँ भाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब कईयों को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर 2 कहां से आ गया। मैंने कहा सॉल्व करना पड़ेगा आपको भाई, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, सबको पता है कैसे करते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करो तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डन। हाँ भाई अगला करें जिसमें दो फंक्शन, हाँ भाई e⁻x और cos x किसमें है, मल्टीप्लाई में है। देखो भाई कितना आ रहा है, e⁻x cos x मल्टीप्लाई में है, देखो क्या आ रहा है बच्चों, e⁻x cos x मल्टीप्लाई में है, देखें भाई क्या आ रहा है, e⁻x cos x मल्टीप्लाई में, देखो भाई कितना आ रहा है, e⁻x cos x मल्टीप्लाई में बच्चों। देखिए भाई क्या आ रहा है, बिल्कुल भाई परफेक्ट, चेक कर लो भाई। भाई पहले हमने e⁻x को किया तो e⁻x ऐसा का ऐसा डिफरेंशियल हो जाएगा, cos x को एज इट इज रखा। हाँ भाई e⁻x cos x प्लस e⁻x एज इट इज cos का माइनस साइन हो गया। हाँ भाई देख लो आ रहा है नहीं आ रहा है सभी का, वेरी गुड भाई, कई बच्चों का आ रहा है। e⁻x कॉमन ले लो, cos x माइनस साइन x, डन। हाँ भाई अगला करके बताएं, x² अपॉन साइन x का। हाँ भाई x² और साइन x दोनों डिवाइड में है। अब देखो डिवाइड को कैसे करना है, मैं याद दिला देता हूं भाई, इसको लिख सकते हो आप इक्वल टू u/v। अब u/v लिखते फॉर्मूला आ जाएगा दिमाग में, v को ऐसा का एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u को एज इट इज v का डिफरेंशिएशन अपॉन में v का स्क्वायर। देखो भाई कितना आ रहा है, चेक करते हैं इसको है ना, देखिए भाई सॉल्व करें, डिस्कस करते हैं इसको क्या आ रहा है आंसर। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले हैं बच्चों, कल इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, चेन रूल कहते हैं जिसे, मैं उस पर बेस्ड है ना। डन हुआ भाई, किसी का आया, वेरी गुड, देखते हैं भाई, बहुत बढ़िया, चेक करें। देखो भाई चेक करने का तरीका, हाँ भाई साइन एक्स को एज इट इज रखा, x² का 2x माइनस x² को ऐसा का ऐसा साइन का cos x, हाँ भाई अपॉन में साइन स्क्वायर x, थोड़ा अब इसको अरेंज कर लिया तो 2x साइन x माइनस x² cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। हमें चेक कर लो एक बार सभी, कोई दिक्कत किसी को इसमें, किसी को भाई तकलीफ तो नहीं है इसमें, देखो एक बार फटाफट से, कोई दिक्कत हुई भाई किसी को इसमें, नहीं है। हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन ये आपके पास, ये होमवर्क के लिए भाई देख लो, y इक्वल्स टू x² प्लस 2 अपॉन x² माइनस 3। हाँ भाई ये आपको होमवर्क करना है, तो आज बच्चों हम यहीं तक बात करेंगे, होमवर्क में रहेगा भाई, दो डिवाइड में है, सॉल्व करना है, तरीका आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट में। डिफरेंशिएशन के भाई फॉर्मूले एक बार पढ़ लेना, और भाई जिनको की प्रैक्टिस नहीं है, जिन्होंने कहा भाई थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज मॉड्यूल का कोई होमवर्क नहीं है, मॉड्यूल का होमवर्क
आपको नेक्स्ट टर्न पे देंगे जब डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। भाई ग्राफ के क्वेश्चंस अलग से नहीं है मॉड्यूल में जो हमने आज पढ़ा, रेस कर सकते हो आप, उससे रेस का काम हो जाएगा, रेस ग्राफ की रेस है तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो अभी हम यहीं तक बात करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, रिवाइज करिएगा बच्चों जो भी आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग, है ना। हाँ बेटा रेस करनी है बिल्कुल, जैसे जैसे टॉपिक होते जाए ना वैसे वैसे आप उसकी रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो बाकी बातें बच्चों नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।